नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो रेडियो में। साथियों, हम फिजिक्स के अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं और यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर हम छोटे छोटे पार्टों में इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का बेस है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। आज हम 12 नंबर का डेरिवेटिव देख रहे हैं। हम तो 11 खत्म कर चुके थे फिजिकल क्वांटिटी का। 12 नंबर में देखते हैं, हम वेट को देख रहे हैं। यहाँ पर हम वेट के बारे में जानेंगे कि वेट क्या है। वेट यानी कि वजन या भार, वजन या भार के बारे में देखेंगे। इसे किसे कहते हैं, वजन या भार क्या है। तो वजन व भार भी एक प्रकार का बल ही है ना। ये भी एक प्रकार का बल है। हम बोलते हैं कि वजन व भार एक प्रकार का बल है जो क्या करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता चला, यानी कि पिंड का वह गुण जिसके कारण वो पृथ्वी की ओर खींचते चला आता है, उसी को हम बोलते हैं भार या वजन। उस वस्तु का वजन या भार कहते हैं। तो बोलेंगे भार एक प्रकार का बल है, हम बोलेंगे भार वह बल है, भार वह बल है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती चली आती है। कहने का मतलब या तो हम बोल सकते हैं इसको दूसरी भाषा में, या बोलेंगे कि पिंड का वह गुण जिसके कारण वो पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती चली आ रही है, उसी को बोलेंगे वजन। वजन क्या होता है, तो वजन को हम बोलेंगे कि बल और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल को ही वजन कहते हैं। यानी वजन जो होता है, वजन या भार जो होता है, भार वजन या भार। वजन क्या बोलेंगे, बल गुने गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। इसलिए वजन एक प्रकार का सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि वजन की कोई मात्रा होगी, यानी ये परिणाम को दर्शा रहा है। ये क्या चीज दिखा रहा है, परिणाम, क्योंकि वजन की कोई मात्रा होगी। दूसरा ये बोल रहा है कि कहां खींचती है, पृथ्वी के केंद्र, डायरेक्शन दिखा रहा है, पृथ्वी के केंद्र की ओर खींच रहा है। कहां, पृथ्वी के केंद्र की ही ओर खींच रहा है, यानी दिशा को भी दिखा रहा है। ये क्या चीज दिखा, प्रदर्शित कर रहा है, दिशा को। यानी परिणाम और दिशा दोनों चीज है इसमें। इसलिए भार किस प्रकार की राशि हो जाएगा, भार एक सदिश राशि हो जाएगा। यानी भार एक सदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिणाम हमको दिखा रहा है कि वजन का कोई तो परिणाम होगा, भार का कोई तो वैल्यू होगा। साथ ही साथ ये इसका डायरेक्शन बता रहा है कि किस ओर लग रहा है, तो ये पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा है। इस कारण से यह क्या होगा, सदिश राशि होगा। जैसे हम इसको सूचित करेंगे तो वजन को वेट W से सूचित करेंगे, बल के लिए F और गुरुत्वीय त्वरण के लिए mg, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान होगा, क्योंकि बल और वजन एक ही चीज है। द्रव्यमान यानी m और g, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर हम यदि निकालेंगे इसका यूनिट, यदि हम इसका यूनिट निकालना चाहें, यूनिट कौन सा यूनिट का, एसआई यूनिट। यदि हम इसका एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा, डब्ल्यू का एसआई यूनिट मास। ये मेरा कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि इसका केजी हो जाएगा। और जब हम इसका जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण मेरे जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वही जी है। यानी जी मेरा क्या है, जी मेरा फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं, जी मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। जी का वही यूनिट होगा जो मेरा त्वरण का यूनिट होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का त्वरण ही है। यानी कि इसका हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका क्या होता है आप अलग से निकाल लीजिएगा। निकालने का तरीका बताने की किस प्रकार से हम एक दूसरे फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव यूनिट कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम इसका क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये एसआई यूनिट एमजीएस पद्धति में हुआ, किस पद्धति में हो, एमजीएस पद्धति में, है ना। और यदि एसआई यूनिट की बात करें तो वजन का जो एसआई यूनिट होगा वह किसका यूनिट होगा, एसआई यूनिट होगा बल का जो एसआई यूनिट होता है और वजन का एसआई यूनिट दोनों का सेम होता है। यानी किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, न्यूटन। यानी इसको यदि हम
लिखेंगे पूरे नाम को लिखेंगे तो ये स्मॉल एम पड़ेगा, न्यूटन। यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस के रूप में है, और ये जो है न्यूटन जो है इसका एसआई यूनिट में है। यदि इसका सीजीएस यूनिट में बात करेंगे तो सीजीएस में इसका क्या होगा, डाइन हो जाएगा, और सीजीएस यूनिट में ये जो क्या यूनिट होगा, पहला डाइन हो जाएगा, दूसरा क्या होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो वजन का जो मात्रक होगा वही मात्रक किसका होगा, बल का, क्योंकि वजन भी एक प्रकार का बल है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हम ऐसा कहा जाता है कि भार जो है सो स्थान बदलने के साथ साथ बदलता है, लेकिन द्रव्यमान जो है सो स्थान बदलने के साथ साथ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि भार में मेरा जी शामिल है, mg होता है, और द्रव्यमान में केवल m शामिल है। कहने का मतलब ये जी में जैसे जैसे परिवर्तन होगा मेरा भार में भी परिवर्तन होगा, इसलिए भार क्या होगा, स्थान परिवर्तन होने के साथ साथ मेरा भार भी चेंजिंग होगा, द्रव्यमान मेरा चेंजिंग नहीं होता है। द्रव्यमान मेरा सब जगह क्या होगा, नियत रहेगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यदि हम इसका डायमेंशन फार्मूला की बात करें, डायमेंशन फार्मूला की बात करें, डायमेंशन फार्मूला में क्या होगा, हम क्या बताते हैं, डायमेंशन फार्मूला एम और जी। एम माने एम होगा मास के लिए एम, और जी के लिए एल टी पर पावर -2, पहले बता चुके हैं, उसी के अनुसार से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिखनी है, अपने से निकालना है, क्योंकि हम पहले निकालने का बहुत सारे तरीका को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि यदि कोई वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 केजी है तो वही चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1 केजी का होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो किसी भी वस्तु का भार होता है वही चंद्रमा पर उसका भार 1/6 होगा। एक नोट में करके हम ये देख लेंगे। इसका तो हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ऐसा हो रहा है, हम इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो इसको हम गहराई से अध्ययन करेंगे, हम गहन तरीके से इसका हम अध्ययन करेंगे। हल्का से एक चीज नोट करके हम केवल लिख देंगे कि जो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, हम यदि नोट में करके यहां लिख दें कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर क्या होगा, पृथ्वी पर वस्तु का भार बटे 6, पृथ्वी पर वस्तु का भार डिवाइडेड बटे 6। यानी कि जो जी का मान, चंद्रमा पर जो जी का मान है वो पृथ्वी के जी के मान से 1/6 है। आगे हम बात करते हैं भार के बारे में। हम समझ गए कि भार का मात्रा भी क्या होगा, न्यूटन का भार क्या है, एक प्रकार का बल है जो क्या करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती चली आती है। भार का जो मात्रक होगा वही बल का भी मात्रक होगा। भार का मात्रक न्यूटन होता है, बल का भी मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेम होता है। डायमेंशन फार्मूला भी मेरा सेम होगा। सपोज मान ले कि 600 न्यूटन का कोई बल है, सपोज मान लेते कि 600 न्यूटन का कोई मेरा वेट है, 600 न्यूटन का कोई मेरा वेट है। कहां पर वेट है, यदि ये वेट मेरा 600 न्यूटन वेट है, कहां पर है, यदि ये मेरा पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर 600 न्यूटन का मेरा वेट है, वही यदि हम वेट निकाल लेंगे, कहां पर निकालेंगे, चंद्रमा पर, कितना का 600/6 न्यूटन, ये कहां पर हो जाएगा, बराबर कितना होगा 100 न्यूटन। ये कहां पर होगा, चंद्रमा पर होगा। हम लोग तरीका बताए थे उस तरीका से। अब हम यहाँ एक चीज, यहां से हम ये जान पा रहे हैं कि वेट क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, जी का मान में जैसे परिवर्तन हो रहा है वेट में चेंज कर रहा है। हम यहाँ पर काई के बारे में बात करते हैं, वर्क क्या है, माने काई। देखिए, विज्ञान की दृष्टि में कार्य को भी अलग परिभाषा दिया गया।
वो बोलता है कि कार्य तभी कहा जाएगा कोई भी वस्तु, जैसे मान लिया हम कार्य को तभी कर सकते हैं, मान लो किसी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि मान लो इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं इस पर, और यदि ये फोर्स लगा हम मान लो कि यहाँ कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हम यदि यहाँ फोर्स लगा रहे हैं और यदि ये वस्तु जिस और फोर्स लगा रहे हैं वही डायरेक्शन में मेरा यदि गतिशील हो जाए, मैंने डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो जाए, ये जिस तक इधर है, तो हम बोलेंगे कि कार्य किया गया है, तब हम बोलेंगे कार्य किया गया है, वरना कार्य क्या होगा, नहीं, अन्यथा नहीं। तो इसी डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में आने की कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो वर्क भी हो सकता है कार्य। तो हम क्या पॉजिटिव वर्क कब मानेंगे, जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु बल के ही दिशा में विस्थापित हो, तो हम बोलेंगे कार्य किया गया है। जैसे कि मान लो कि एक कुल्ली जो है अपने माथे पर वजन लेके खड़ा हुआ है, कोई भार लेके खड़ा हुआ, तो हम बोलेंगे वो कुल्ली के द्वारा जीरो काम किया गया। अब वो मान लो कि कुल्ली को बोलते जीरो काम किया, तो कुल्ली को क्या हो, गुस्सा आएगा कि हम तो इतना देर से माथा पर बोझ लेके खड़ा है ना, अरे बोला कि जीरो काम किया गया है ना, इसलिए क्योंकि वो भार तो इसका माथा पर परपेंडिकुलर नीचे की ओर लगा है ना। ये हमने यदि वर्ग की परिभाषा देखे यहाँ पर, और उसमें गतिशील नहीं, केवल खड़ा है, गतिशील तो हो नहीं रहा है, वो कुल्ली का खड़ा है माथा पर बोझ लेके, अब डिस्प्लेसमेंट हो भी है ही नहीं, तो हमारे कार्य क्या होगा, नहीं होगा, ज्ञान की दृष्टि से कार्य नहीं माना गया सब। जैसे कि हम मानते हैं कि कार्य क्या होता है, तो बोलता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, और वस्तु जब किसी पिंड पर चाहे किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु लगाए गए बल की दिशा में विस्थापित हो, तो उसे कार्य करते हैं, तो उसे कार्य करते हैं। कार्य को किससे सूचित किया जाता है, कार्य को हम W से सूचित करेंगे। कार्य को किससे सूचित किया जाता है, तो कार्य को W से सूचित किया जाता है। यानी कि जो वर्ग जो है, या तो हम बोल सकते हैं, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो कार्य जो है वो क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, यानी बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब तो हम बोल सकते हैं बल कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होगा, बल गुण विस्थापन, बल गुण विस्थापन। एक चीज और ध्यान रखनी, कार्य एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, कार्य बराबर होगा क्या चीज, देखो कार्य कर दिया हम W इक्वल टू होता है F डॉट S। F मेरा क्या है, कॉस, कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि। डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसी राशि, हम बताएंगे अगली क्लास में, हम चर्चा सब कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, सदिश राशि है। इसलिए जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो निकाला जाता है वो हमेशा स्केलर होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा स्केलर होता है। यानी कि ये कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा, ये कैसा होगा, स्केलर होगा। स्केलर में अदिश राशि होगा, अदिश राशि होगा। तो हम यहाँ क्या जाने कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, स्केलर होगा। यदि डॉट को हम यहाँ से हटाएंगे, डॉट को यदि हम यहाँ से हटाते हैं तो होगा एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। यानी कहने का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई एंगल बन रहा है, वो एंगल का मान क्या है, थीटा। यानी जैसे मान लो यहाँ एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लो यहाँ पर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर से फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये दोनों के बीच थीटा बन रहा है ना। यदि मान लो कि फोर्स भी एक ही दिशा में है, डिस्प्लेसमेंट भी एक ही दिशा में है, तो हम बोल देंगे कि इसके थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री होगा।
क्या होता है, कभी कभी फोर्स जो है हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी हम इसको क्या बनेंगे, यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ थीटा का कोई मान है। कभी कभी क्या होता है कि हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मैंने फोर्स तो हम ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे परपेंडिकुलरली जैसे फोर्स लग रहा है, मैंने ऐसे लग रहा है फोर्स ऐसा करके, और मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बढ़ रहा है, 90 डिग्री का मेरा कोण बढ़ रहा है ना। जैसे कि मान लो कोई बोझ, कोई कुल्ली बोझ लेके चल रहा है, बोझ लेके चल रहा है, उसका भार कैसे लगा, उसका जो वेट यानी फोर्स जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, और उसका गतिमान यानी कि नीचे की ओर लग रहा है बल फोर्स से, यानी 90 डिग्री में, और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, यानी दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या बनोगे, cos थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे कि हम जानते हैं कि थीटा का मान, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो पूरे वर्ग का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी कि न्यूनतम, यानी कि नगण्य, यानी वो कायम ही नहीं किया, 0 वर्ग किया है। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना इस चीज को जरूरी है कि यदि मेरा यहाँ थीटा का मान यदि हम 0 रखते हैं, यानी थीटा का मान 0 रखते हैं, तो cos थीटा यदि 0 हो जाएगा, हर केस को ना पढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको पहले हम। यदि हम केस 1 पढ़ते हैं, यदि हम केस 1 में ऐसे करके देखें, केस 1 में हम ऐसे देखें कि यदि थीटा बराबर हम रखते हैं 0 डिग्री, तो देखते हैं कितना काम किया गया है। तो हम देखते हैं काम कितना किया, या W बराबर क्या होगा, FS और cos 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, हम जानते हैं cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो W बराबर क्या होगा, W बराबर क्या होगा, FS, W बराबर होगा FS। वही यदि केस 1, केस 2 में यदि हम बात करते हैं, केस 2 में यदि हम बात करते हैं कि यदि थीटा बराबर हम रख देते कितना, 90 डिग्री। ये क्या चीज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मेरे बल का दिशा जो है, मेरा बल का जो दिशा है वही दिशा किसका है, डिस्प्लेसमेंट का भी दिशा, यानी फोर्स भी सेम डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा। उस कंडीशन में मेरा वर्क जो होगा सो FS होगा, उस कंडीशन में मेरा वर्क जो होगा सो FS होगा, यानी बल गुना विस्थापन। यदि हम थीटा 90 डिग्री, ये कौन सा कंडीशन दिखा रहा है, जब कोई कुल्ली या कोई व्यक्ति अपने माथा पर बोझ लेके आगे बढ़ रहा है, तो बोझ यानी कि ये कैसा डाल रहा है, बल ऐसे लग रहा है नीचे की ओर, और उसका गति कैसे हो रहा है, इसमें, यानी डिस्प्लेसमेंट में इधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, ये हो रहा। अब इस पे हम यदि हम क्या बात करते हैं, एंगल कैसा बनता है, एंटी क्लॉकवाइज में ही हम एंगल बनाते हैं। अब यदि हम एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर हम एंगल बनाएंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू जो होगा, cos थीटा बराबर क्या होगा, cos 90 का वैल्यू यदि हम यहाँ रखेंगे तो cos 90 बराबर क्या होगा, 0। इस कंडीशन में मेरा वर्क जो होगा W बराबर FS, और cos 90 का वैल्यू क्या होगा, cos 90 यदि हम रखें, cos 90 बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी काम नहीं किया गया, यानी नो वर्क, यानी कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया गया। हम यहाँ बोलेंगे कि कोई भी काम यहाँ नहीं किया गया। केस यदि 3 में बात करें, केस 3 में बात करें तो यदि हम थीटा बराबर 180 डिग्री, ये कब होता है, ये कंडीशन कब उत्पन्न होता है, जैसे कि मान लो कोई तैराकी है, वो तैर रहा है, कोई तैराकी तैर रहा है, तो फोर्स यानी कि अपने हाथ से तो बल तो किसने पीछे की ओर लगा रहा है, यानी फोर्स किस ओर लगा रहा है, फोर्स को इधर लगा रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट किधर है, हम तो अपने हाथ से पानी को धक्का देते हैं क्या, नहीं, हम धक्का देते हैं पीछे की ओर, और हमारा गति कैसे होता है, आगे की ओर, हम तैर रहे हैं कैसे, आगे की ओर, यानी मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है। यानी कि क्या होगा, अब ये दोनों के बीच कितना एंगल हुआ, ये दोनों के बीच मेरा हो गया 180 डिग्री एंगल, है ना। यदि हम थीटा बराबर 180 डिग्री वैल्यू, तो cos 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 180 का वैल्यू होगा -1 होगा। इस कंडीशन में यदि वर्क बात करें तो वर्क क्या होगा, वर्क यदि हम बात करें तो FS cos 180 डिग्री इक्वल टू होगा -FS, यानी क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव वर्क होगा, यानी क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। यहाँ पर जो भी वर्क होगा वो ऋणात्मक वर्क होगा, यानी सबसे कम यहाँ पर काम किया जाएगा, सबसे कम यहाँ पर काम। अब बोलो उसको, बेचारा तो एकदम बल लगा रहा है, पूरा तैर रहा है, तैरते हाफ हो गया, और उसके बाद निकलने बाद अरे तुम तो नेगेटिव वर्क किया, तुम तो कुछ काम ही नहीं किया, काम तो बात छोड़ो, तुम नेगेटिव वर्क कर दिया है,
है ना। यहाँ पर उसने उसके द्वारा नेगेटिव वर्क किया। तो बोलेंगे सबसे ज्यादा काम कब किया जाएगा, मैक्सिमम वर्क कहाँ होगा, यहां पर होगा, जब उसके थीटा का मान 0 डिग्री, यहां पर सबसे मैक्सिमम वर्क होगा, इसको बोलेंगे मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क सबसे ज्यादा काम इस कंडीशन में किया जाएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होगा। डिस्प्लेसमेंट को एस से सूचित करते हैं, एस से कर देंगे, है ना, इसको हम एस से सूचित करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहां पर नो वर्क, और इस कंडीशन में नेगेटिव वर्क, समझिए। मैक्सिमम वर्क बोलेगा तो यहां पर, 0 वर्क बोलेगा तो यहां पर, और नेगेटिव वर्क यदि बोला जाएगा तो यहां। तो हमको सबसे ज्यादा काम फायदा कहां हो रहा है, इस कंडीशन, 0 डिग्री थीटा में बन रहा है। यदि हम इसका यूनिट को बात करें, यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं, यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं, इसका यूनिट क्या होगा। यदि हम इसका यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या था, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा, कोस थीटा। इसका तो कोई भी यूनिट नहीं होगा, है ना। यहाँ पर एफ एस, यदि हम थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो एफ एस ही होगा। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। ये क्या होगा, एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट होगा। किसका एसआई यूनिट होगा, वर्क का, न्यूटन मीटर। अच्छा, इसी न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, जूल भी कहा जाता है। इसी न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, जूल। यानी एसआई यूनिट जो होगा मेरा, वर्क का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या होगा, जूल होगा, जूल। यदि हम केवल सिंगल वर्ड को लिखना चाहेंगे तो केवल कैपिटल जे लिखेंगे, और यदि पूरे नाम लिखना होगा तो हमको स्मॉल जे लिखेंगे। ये होगा एसआई यूनिट, क्या होगा, न्यूटन मीटर या जूल होता है। यदि हम इसको एमकेएस पद्धति में यदि हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, यदि हम इसको एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फोर्स के लिए क्या होता है, हम बताए थे अगले क्लास में, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि नहीं जानता है, यदि याद नहीं है तो क्या करना है, हमको यहाँ पर निकाल लेना है, यहाँ पर हम निकाल लेना है, जैसे हम ये तरीका बताए थे निकालने के लिए। ये भी क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट आ गया, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है तो हमारा क्या रहेगा, मकसद क्या रहेगा कि इसको फंडामेंटल यूनिट में चेंज करना है। जैसे क्या होंगे, ये मास एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, v बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। या देखो यार, वेलोसिटी भी मेरा क्या है, वेलोसिटी भी मेरा क्या है, फंडामेंटल यूनिट है क्या, नहीं है। हमने कितने फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, उनमें से वेलोसिटी कहीं भी नहीं आ रहा है। फिर मेरा मकसद क्या रहेगा कि ये वेलोसिटी को जो है सो फिर चेंज करेंगे। या हम वेग बराबर क्या पढ़े थे, वेग बराबर क्या पढ़े थे, वेग बराबर क्या पढ़े थे, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो हम वेग की जगह पर लिख सकते हैं, यानी कि v की जगह पर लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, यानी कि एस बटे टी, और टी यहां पर क्या होगा, एम एस बटे टी स्क्वायर, एम एस बटे टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर यदि हम देखो यह क्या होगा, जो होगा एम क्या है, मास है, माने कि ये मेरा फंडामेंटल यूनिट है। यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, विस्थापन मेरा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। लेकिन इसका जो हम डिस्प्लेसमेंट को हम किस में माप सकते हैं, लंबाई में माप सकते हैं, लंबाई में इसको मेजर करते हैं, है ना। ये किसका सदृश है, तो ये लंबाई के सदृश है, लंबाई के सदृश है, यानी ये फंडामेंटल यूनिट के सदृश है। और टी मेरा क्या है, ऑलरेडी क्या है, मेरा समय है, समय ऑलरेडी मेरा क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। इसलिए हम इसका अब हम यहां लिखेंगे कि मास के लिए क्या किस में, केजी में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मापेंगे, और टाइम को मापेंगे सेकंड में, यानी सेकंड स्क्वायर, यानी इसका यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे करके हमको निकाल देना है यूनिट को, यदि आज नहीं है तब यही पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसके लिए बना, फोर्स के लिए बना। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बना, डिस्प्लेसमेंट किस में मापेंगे, मीटर में। अब ये क्या बन जाएगा पूरा यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम इसका सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट का, तो देखो जूल होता है और ये होता है यर्ग होता है, जूल होता है और दूसरा क्या होता है, यर्ग भी होता है। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या होता है, इसका सीजीएस यूनिट जो होता है तो क्या होगा, यर्ग होता है। सीजीएस यूनिट में क्या होगा, यर्ग, जूल या अर्ग होता है काम का। केजी को क्या बोलेंगे, ग्राम। मीटर को किसमें चेंज होगा, सी, सी माने सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड।
तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को क्या बोला था? अर्ग। इसी को क्या बोला था? यर्ग। यदि हम जूल और अर्ग में यदि दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, हम आगे एनर्जी वाला में देखेंगे, एनर्जी वाले कंसेप्ट में देखेंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। यदि हम इसका हम बात करें क्या डायमेंशन का, यदि हम इसका डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन का, तो एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है एमकेएस के, क्योंकि एसआई और एमकेएस एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेटेड है। एमकेएस के रूप में यदि हम देखेंगे तो न्यूटन मीटर, हम इसको भी एसआई बोल सकते हैं या जूल। न्यूटन मीटर या जूल किसका मात्रक है? कार्य का। न्यूटन मीटर या जूल किसका मात्रक है? कार्य। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। अभी हम पढ़ें क्यों अदिश राशि है, क्योंकि फोर्स मेरा और डिस्प्लेसमेंट मेरा दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के बीच क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होती है। अब यहां पर हम देखते हैं, यदि हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो देखो, केजी यानी कि मास को केजी मापते हैं, मीटर यहां पर देखो केजी, मीटर यानी लंबाई को मापते हैं, और सेकंड यानी टाइम को मापते हैं सेकंड, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। आगे यदि हम बात करें ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा ऊर्जा किसे कहते हैं? तो बोलते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कैरी करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा है, तो इसको कैसे आकलन करते हैं कि देखते हैं तुम कितनी क्षमता है कोई भी कार्य करने की। जो जिसके पास ज्यादा ऊर्जा होगी वो आसानी से काम करेगा, उसके पास कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी, इसलिए हम बोलते हैं ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरे तरीका से भी लिखेंगे, कार्य करने ऊर्जा हम बोलते हैं। ऊर्जा क्या है? यदि हम बोलेंगे ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा हम बोलेंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे, ठीक ना। इसलिए कार्य का जो मात्रक होगा वो भी किसका मात्रक होगा? वही ऊर्जा का ही मात्रक होगा। कार्य का जो मात्रक होगा वही एनर्जी का भी मात्रक होगा, यानी एनर्जी का जो मात्रक है वही क्या होगा? कार्य का मात्रक होगा। अब हम देखते हैं ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा जो होता है हम पढ़ते हैं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर बना होता है। आंतरिक ऊर्जा जो होता है मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करते हैं कि ऊर्जा का ना तो सृजित किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है। ये क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तन करता है। माने कि मान लो कि जैसे कि मान लो ये लाइट एनर्जी, माने कि मेरा ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर लाइट एनर्जी में, है ना। यानी कि एक दूसरे से रूपांतरण हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम इसलिए बोलेंगे कि ऊर्जा का ना तो सृजित किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है, यानी ये थर्मोडायनेमिक का प्रथम नियम यही बोलता है। जैसे हम यहाँ ऊर्जा में बात करते हैं, आंतरिक ऊर्जा की बात कर लेते हैं। आंतरिक ऊर्जा बात करें तो आंतरिक ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर बनाया था, यानी क्या? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसी को बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी। इसका तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यदि बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी को इस प्रकार से सूचित किया है प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो के से भी सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया था? के ई से भी सूचित किया जाता है, या तो ई के नीचे के, काइनेटिक। अब यहां से हम बात करते हैं, जैसे हम मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहां देखिए
जैसे हम काइनेटिक की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो गति के कारण जो ऊर्जा का उत्पन्न किया जाता है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा माने काइनेटिक एनर्जी, इसका होता है 1/2 mv², 1/2 हाफ mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। यदि भाई हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, तो किसी स्थिति के कारण, किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है उसी को बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसका टू होता है mgh। यदि हम यूनिट की बात करें तो दोनों ऊर्जा यानी दोनों की यूनिट सेम होगा। यदि हम इसकी यूनिट की बात करेंगे, यदि हम इसका यूनिट की बात करेंगे तो हम बताए हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। एसआई यूनिट क्या होगा? इसका जूल होगा। एसआई यूनिट जूल होगा। यदि हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट इसका क्या होगा? सीजीएस यूनिट इसका होगा अर्ग होगा। क्या होगा? अर्ग। सीजीएस यूनिट इसका होगा अर्ग। यदि हम यहाँ निकालते हैं, यदि निकालें तो कैसे निकालेंगे? यदि हम यहाँ निकालेंगे तो मास को किस में मापेंगे? इसको केजी में, ग्राम को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट को मीटर में, यानी क्या बन गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये यूनिट हम कहाँ देखे थे? यही यूनिट हम देखे थे काइल में। इसलिए हम कह सकते हैं कि काइल का जो मात्रक होता है वही मात्रक किसका होता है? वही मात्रक मेरे ऊर्जा का होता है। काइल का जो मात्रक होता है वही मात्रक मेरे ऊर्जा का होता है। एसआई यूनिट में क्या होगा? जूल, और सीजीएस यूनिट में क्या होगा? यर्ग होगा। हम इसको मिटाते हैं, देखते हैं। यदि हम दोनों के बीच रिलेशन देखें, डायमेंशन फार्मूला तो हम कार्य में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीजीएस यूनिट भी हम वहां पढ़ चुके हैं, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं। केवल रिलेशन हम देख लेते हैं कि काइनेटिक क्या बोलता है, यर्ग और जूल में क्या है। तो एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है? कितना अर्ग होता है ये कैसे पता करेंगे? तो हम जानते हैं कि एक जूल जो वैल्यू होता है वो होता है, अभी हम बताएं किसमें, W बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, mgh, यानी इसका यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है। तो एक जूल बराबर क्या होगा? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यही बोलेंगे एक अर्ग बराबर क्या होगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हम दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करते हैं जूल और अर्ग में। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यदि हम इस पार्ट को लेते हैं, हम राइट साइड को हम इक्वल करते हैं, राइट साइड वाले लेते हैं। यदि हम यहाँ पर लेते हैं 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, हम इसको क्या करते हैं? 1 केजी 1 किलो में कितना ग्राम? हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10⁻³ ग्राम। ठीक, मीटर यानी कि 1 मीटर बराबर कितना हो? 10⁻² सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर 10⁻² का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कितना हो गया इसका? 10⁻³ और 2 दूनी 4 3 7, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कितना के बराबर? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये पार्ट 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 जूल लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 जूल लिख सकते हैं। हाँ, 1 जूल। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर पर क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर हम एक अर्ग लिख सकते हैं। क्या अर्ग लिखते हैं? लगभग 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग, यानी 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये दोनों के बीच मेरा रिलेशन। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कृपया इसको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी 2 भौतिक राशियों की इकाई
इकाई समान है, माने दोनों भौतिक राशि इकाई। हम पहला ऑप्शन देते हैं 4 एम दूरी, दूसरा है बल एवं कार्य, तीसरा है ऊर्जा एवं शक्ति, चौथा है संवेग एवं आवेग। कृपया करके इसका सही आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और आज की क्लास के बारे में रिव्यू देना है कि आज का क्लास आप लोगों को कैसे लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने का प्रयास करें, आंसर को कमेंट करें। आपके लाइक से हमारे क्या बनते हैं, एनर्जी मिलती है। आपके व्यू से मेरी एनर्जी बनती है। उतनी ज्यादा हम एफर्ट करते हैं कोई भी क्लास को लेने के लिए, उतने ज्यादा हमको चिंता होती है उस क्लास के लिए। जब हमारा व्यू अच्छा जाता है, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो मेरा भी अंदर से, अंतरात्मा से ऐसा लगता है कि नहीं, अच्छी से और अच्छे से क्लास को लिया जाए और ज्यादा मेहनत करने की हमको मेरे अंदर उत्पन्न होता है जिज्ञासा। इसलिए कृपा करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा व्यू बढ़ाएं। ये आप लोग के हाथ में है। ठीक है, धन्यवाद।